सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलिश मसवार एंड जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड पढ़ेंगे। नाउ एज द वर्ड इंडिकेट कोलैबोरेटिव, अब ये वर्ड कोलैबोरेटिव है, ये आया है हमारे पास वर्ड कोलैब से, ठीक है। अब कोलैब का मतलब क्या होता है, आपने इंटरव्यूज के अंदर सुना होगा। इंटरव्यूज जो है वो पूछते हैं कि अपने गेस्ट से कि अगर आपको इनके साथ कोलैब करने का मौका मिले तो आप करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यूज में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कोलैब करने का मतलब होता है अगर आपको उनके साथ काम करने का मौका मिले, अगर आप उनके साथ साथ काम करें, अगर आप उनके साथ साथ काम करने का मौका मिले तो आप करेंगे या ना करेंगे। तो कोलैब का मतलब होता है साथ काम करना, ठीक है, साथ काम करना। तो साइंस जो है वो एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, मतलब डिफरेंट फील्ड के जो लोग हैं वो साथ काम करते हैं साइंस जो है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर साइंस को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो कोलैबोरेटिव फील्ड है। क्या करेगी कि वेरियस डिसिप्लिन अलग अलग फील्ड में से लोग जो है वो साथ काम करेंगे, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं साइंस एज अ कोलैबोरेटिव, ठीक है। अब हमारी बुक में एक शॉर्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ये मैं बता देती हूँ, क्या थिंक की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अब ये जो वर्ड साइंस, ये जो डेफिनेशन लिखते हैं पहले, हमारी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है दैट साइंस इज अ, साइंस जो है कोई शक नहीं, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड है इन विच, जिसमें रिसर्चर्स, रिसर्चर्स क्या होते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, खोजते हैं, उन्हें रिसर्चर्स कहते हैं। जिसका अंदर रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिफरेंट फील्ड्स में से, अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग फील्ड में से साथ काम करते हैं। फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, जिसको हम फील्ड भी लिख सकते हैं, वर्क टुगेदर, साथ काम करते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसके अंदर रिसर्चर्स, रिसर्च करने वाले, खोजने वाले अलग अलग फील्ड में से, डिफरेंट फील्ड में से साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, मसाइल को, कॉम्प्लेक्स मसाइल को हल करने के अंदर अलग अलग लोग डिफरेंट फील्ड में से, डिफरेंट जगहों में से, डिफरेंट फील्ड में से लोग आपस में साथ काम करते हैं, उसे हम साइंस को तो वो हमारे पास साइंस की कोलैबोरेशन कहलाती है, ठीक है। अब ये इससे जो जो टीम आपस में काम कर रही है, मतलब अलग अलग कोई मैथमेटिक्स में से, कोई इंजीनियरिंग है, कोई बायोलॉजी है, कोई कोई बायोकेमिस्ट में से है, कोई कहीं से है। तो जब वो आपस में साथ काम कर रहे हैं और वो जो टीम बना रहे हैं, टीम, उस टीम को आप इंटरडिसिप्लिनरी टीम कहेंगे। क्या? इंटरडिसिप्लिनरी टीम, ठीक है। उस टीम को हम इंटरडिसिप्लिनरी टीम कहेंगे, ठीक है। सो जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम होती है कैन टैकल द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है मोर एफिशिएंटली, ज्यादा अच्छे तरीके से, मोर एफिशिएंटली, by leveraging their strengths and expertise of each discipline. अब देखें, यहाँ हमारे पास एक टीम है, यहाँ पे एक हमारे पास मैथमेटिक्स में से है, ठीक है, एक हमारे पास बायोलॉजी में से है, एक हमारे पास इंजीनियरिंग में से है, एक हमारे पास कंप्यूटर साइंस में से, ठीक है। तो जब ये इन्होंने एक टीम बना लिया, कैसे ये से कोलैबोरेशन है कि रिसर्चर्स है, मैथमेटिक्स का रिसर्चर, हमारे पास इंजीनियरिंग का रिसर्चर, बायोलॉजी का रिसर्चर, कंप्यूटर का रिसर्चर, आप उसमें साथ काम करते हैं और साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर। तो इस
फिर हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी टीम भी कहते हैं, जो हमारे पास ज्यादा एफिशिएंटली ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी एक्सटेंस मतलब मैथमेटिशियंस अपनी स्ट्रेंथ के बदौलत, बायोलॉजी जो है अपनी स्ट्रेंथ के बदौलत, इंजीनियरिंग जो है अपनी स्ट्रेंथ के बदौलत, और कंप्यूटर साइंस का जो रिसर्चर होगा वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी खसूसियात के बदौलत अब किसी प्रॉब्लम को ज्यादा एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ बायोलॉजी के अंदर ही हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी होगी, कहीं ना कहीं कंप्यूटर की जरूरत पड़ी होगी। तो जब अलग अलग फील्ड के लोग आपस में कोलैब करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम कोलैबोरेटिव फील्ड कहते हैं, साइंस से कोलैबोरेशन कहते हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी टीम का हमारे पास फायदा क्या है कि अगर आप बोला है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ interdisciplinary team where science is a collaborative field. So obviously science is a collaborative field in which interdisciplinary team where team can tackle problem. यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, can tackle problem, फिर प्रॉब्लम को हल कर सकती है more efficiently by leveraging the strengths and expertise of each discipline. हर डिसिप्लिन की अपनी खसूसियात, अपनी काबिलियत होती है, तो वो उस हिसाब से किसी भी प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी लिखा हुआ इट ऑल्सो लीड्स टू quicker and sustainable solution. अब यहाँ लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो लीड्स टू क्विकर, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो जल्दी भी आ पाएगा। जाहिर सी बात है, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग वो अपनी चीज रहेगा कि मैंने ऐसा पढ़ा है, ये चीज ऐसी है मैथमेटिक्स के अंदर, तो इससे ये चीज लिंक कर रही है। इंजीनियरिंग वाला अपने थॉट्स बताएगा और हर अपने अपने थॉट्स बताएंगे, साथ काम करेंगे, तो किसी क्या होगा कि क्विकर भी होगा, जल्दी जल्दी। अब कोई देखें, अगर आप लोग साथ मिलके काम करते हैं तो आपका काम जल्दी होता है ना। ऑब्वियसली अगर आप अपना ग्रुप बना के काम करेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी होगा एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल ना। तो आप साथ काम कर रहे हो तो आपका काम क्विकर भी होगा एंड सस्टेनेबल भी होगा। ठीक है, सस्टेनेबल क्यों होगा? ग्रुप के अंदर आपका काम ज्यादा, आपने नोट होगा, सस्टेनेबल होता है, एक्यूरेट होता है। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब एक्यूरेट। एक्यूरेट क्यों होता है? बिकॉज अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, तो उन थॉट्स की निचोड़ से हम लोग एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो अगर आप उसे सॉल्व करें तो आपको भी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आपका एक ग्रुप बनाओ, अगर आप उस ग्रुप के अंदर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो हर कोई अलग अलग बना, जिसके अलग अलग थॉट है, जो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे हमारे पास फैमिली अलग अलग डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो आपके प्रॉब्लम को, आपकी प्रॉब्लम जल्दी भी सॉल्व हो जाएगी और वो एक्यूरेट भी होगी, मतलब अच्छे से भी वो सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंट्रो लिखा हुआ था। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है, मैं वो लिखा हुआ है लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस। ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन सी जगहों पर साइंस जो है उसने कोलैब किया है, कहाँ कहाँ उन्होंने साथ मिलके काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर क्या था? इट इज द फील्ड, ये हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है, अब पहले हम नेम को देखते हैं, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट। जेनोम का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक क्या होता है? जीन्स हमने पढ़ा होता है कि जेनेटिक्स में होता है कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो खसूसियात होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो एक से दूसरे अंदर ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं किसी की आंखें जो है वो ब्राउन है या ब्लू है, तो उनके अन्य नस्लों में, उनके बच्चों में भी जो आंखें होती है वो ब्लू आती है। किसी को डायबिटीज है तो उनके अन्य नस्लों में भी डायबिटीज हो सकता है। किसी को ओबेसिटी है, कोई मोटापन है, तो उनके बच्चों में भी ज्यादा मोटापन आ जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो जेनेटिक्स होता है, जीनोम की वजह से होता है। जीनोम क्या होता है? इट्स इज आल्सो नोन एज जीन मटेरियल। ठीक है, अगर जो ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट था, ये हमारे पास इसका एम क्या था, इसका मकसद क्या था? ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट वाज एम्ड टू, इसका मकसद था सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जेनोम।
अब पहले एम क्या था, मकसद क्या था, गोल, आपका मकसद क्या है, आपका एम क्या, आपका गोल क्या, आपका पर्पस क्या है। एम था सीक्वेंस देने के लिए, सीक्वेंस देने के लिए, और मैप, मैप से क्या मुराद है यहाँ पे, लोकेट करना कि कहाँ पे जन्म जो मटेरियल है, जो जन्म है वो हमारे पास क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, उसको लोकेट करना। द इंटायर ह्यूमन जेनम, जो भी इंटायर पूरा ह्यूमन जेनम जो है, जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं, उसे मैप करना और उसे सीक्वेंस करना, दो फंक्शन थे, सीक्वेंस करना और उसे, ठीक है, एक तफसील एक सीक्वेंस देना और उसे मैप करना, लोकेट करना कि वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था 1990 टू, यही 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 के अंदर ही खत्म हुआ था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमारे बुक में लिखा हुआ है कि दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003, 2003 के अंदर ये जो प्रोजेक्ट था वो मुकम्मल हुआ था, ठीक है, कंप्लीट हुआ था। अब हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ये जो इवेंट जर्नल प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमने समझ लिया कि इसका मकसद क्या था, ये कब स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, लेकिन ये कोलैबोरेटिव फील्ड कैसे कहलाई, ये कोलैबोरेटिव फील्ड ऐसे कहलाई, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन ऐसे कहलाई कि ये जो प्रोजेक्ट है इट इन्वॉल्व्स रिसर्चर्स, रिसर्चर्स जो है वो वेरियस डिसिप्लिन में से, वेरियस डिसिप्लिन के रिसर्चर्स जो थे वो इन्वॉल्व होते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, genetics, informatics, and computer science. अब इसके अंदर सिर्फ जेनेटिक्स के लोग ही नहीं इस प्रोजेक्ट को हमारे पास अकम्प्लिश करेंगे, नहीं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग, वेरियस डिसिप्लिन के रिसर्चर्स जो है वो आपस में साथ काम करेंगे इस प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के अंदर। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ये होगा कि कोई कभी हमारे पास जो है वो हमारे पास से जो सॉल्यूशन है, जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी भी हो गया है और सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब एक्यूरेट भी आया होगा, जो भी हम लोगों ने एम क्या, सीक्वेंस क्या, मैप किया, वो एक्यूरेट भी आया होगा, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट रिसर्चर्स थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से थे, जेनेटिक्स में से थे, इंफॉर्मेटिक्स में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले, कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस का क्यों आप बोलेंगे, अब देखिए मैप जो है वो जब वो पेपर के अंदर डिजाइन नहीं करेंगे ना, कागज में डिजाइन नहीं करेंगे ना, उसको कंप्यूटर के डिजाइन करने के लिए कंप्यूटर साइंस के भी रिसर्चर्स की जरूरत पड़ती है। तो जब ये सब आपस में कोलैब करते हैं, साथ काम करते हैं, तो हमारे पास एज अ कोलैबोरेशन कहलाती है, ठीक है। इसलिए साइंस जो है वो एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है हमारे पास ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, इसके अंदर अलग अलग फील्ड के लोग जो है वो आपस में साथ काम करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, विच इज क्लाइमेट चेंज रिसर्च। अब क्लाइमेट चेंज रिसर्च, क्लाइमेट चेंज रिसर्च से क्या मुराद है, क्लाइमेट का बदलना, मौसमात का बदलना और उसके ऊपर रिसर्च। ये भी एक हमारे पास एग्जांपल है एज अ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, जिसके अंदर वेरियस डिसिप्लिन में से लोग जो है उन्होंने कोलैब करा। हमें लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज जो है इट रिक्वायर्स कोलैबोरेशन, साथ काम करने की जरूरत पड़ी अमंग वेरियस डिसिप्लिन, अमंग डिसिप्लिन, अलग अलग फील्ड के लोगों की आपस में साथ काम करने की जरूरत पड़ी इस रिसर्च करने, बिकॉज सिर्फ एक फील्ड के लोग इस रिसर्च को अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते थे, अलग अलग रिसर्चर्स को, अलग अलग रिसर्चर्स की जरूरत पड़ती थी इस प्रोजेक्ट के अंदर, रिसर्च के अंदर, कि वो साथ काम करें। अब हमें इसका लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज रिक्वायर रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, फ्रॉम मेनी डिसिप्लिन, अलग डिसिप्लिन में से, सच एज, हम एग्जांपल लिखे हम देख लेते हैं। नंबर 1 एटमॉस्फेरिक साइंस। एटमॉस्फेरिक साइंस क्या होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो चीजें पाई जाती है, हमारे पास मौसम, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास बादल आ गए, ठीक है, तो ये हम एटमॉस्फेरिक साइंस, हमारा जो आप एटमॉस्फेयर है उसकी साइंस, उसकी स्टडीज, वो हमारा एक फील्ड है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इकोलॉजी,
इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, हमने ब्रांच पढ़ी थी ये, जिसके अंदर जो हम पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ ह्यूमन विद एनवायरनमेंट। अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो इकोलॉजी की ब्रांच भी बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर रिसर्च की जाए कि लोगों के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, वो हम इकोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, अब आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास फ्लड्स जो आते हैं, जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से हमारे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत असर पड़ता है। मतलब अगर किसी की क्रॉप्स हैं, किसी की ज़मीनें हैं, तो वो भी अगर ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से या फ्लड्स की वजह से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनके इकोनॉमिक्स पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम लोग ये जो है वो उसके फील्ड के लोग, रिसर्चर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लास्ट सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी भी होता है कि ह्यूमन बिहेवियर उसके एनवायरनमेंट के तहत, तो वो भी इकोलॉजी से हमारा सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज रिसर्च जो है वो ऐसे नहीं हो पाती है, वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक साइंस से नहीं हो पाती, उसको रिक्वायर्ड एक कोलैबोरेशन साथ मिलकर काम करना वेरियस फील्ड, जैसे एटमॉस्फेरिक साइंस है, इकोलॉजी है, इकोनॉमिक साइंस, सोशियो बायोलॉजी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेडिकल रिसर्च की तरफ। ठीक है, अब जो मेडिकल रिसर्च है, हमें जाना कि जो मेडिकल रिसर्च है वो ऑफन डिपेंड ऑफ, कभी कभार वो डिपेंड करती है ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पे। किस पे? इंटरडिसिप्लिनरी डिपेंड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। एग्जाम्पल दी गई है कि जब कैंसर पे रिसर्च की गई, बिकॉज कैंसर हमारे पास इज अ वेरी हार्मफुल डिजीज, ठीक है, कैंसर के ऊपर जब रिसर्च की गई तो हमारे पास उसके अंदर इन्वॉल्व थे अलग अलग फील्ड के लोग इन्वॉल्व, जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट, जिन्हें हम कैंसर कॉन्स्टुलेंट कहते हैं, वो तो हमारे पास कैंसर को ही पढ़ने वाले, कैंसर के ऊपर ट्रीट करने वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ इस रिसर्च के अंदर ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर कॉन्स्टुलेंट की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसके अलावा डिफरेंट फील्ड के लोगों की भी जरूरत थी, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट की भी जरूरत थी, ठीक है, बायोकेमिस्ट की जरूरत थी। बायोकेमिस्ट का हम करने क्या पता है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये एक फील्ड है, इसकी जरूरत थी। इसके अलावा हमारे पास जेनेटिक्स की जरूरत थी, टिकस की जरूरत थी, ठीक है। जेनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जीन्स के रिलेटेड, जीन्स हमारे जो जीन्स जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जेनेटिक्स जो होता है वो जीन्स को देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। तो जेनेटिक्स की एक फील्ड है, ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी कि किस तरह वो हमारे पास कैंसर जो है वो जेनेटिक्स के अंदर भी आ सकता है। मतलब अगर किसी के पेरेंट को अगर कैंसर है तो उनके बच्चों या उनके उनके आने वाली नस्लों के अंदर भी कैंसर हो सकता है, तो ये जेनेटिक्स की फील्ड भी इसके अंदर रिक्वायर्ड थी, इसके अलावा इन्वॉल्व थी। इसके अलावा हमारे पास फार्माकोलॉजिस्ट। अब फार्माकोलॉजिस्ट के अंदर क्या होता है, फार्मेसी जिसके अंदर बीमार दवाइयां बनाई जाती हैं, तो फार्माकोलॉजिस्ट दवाइयां बनाने वाली फील्ड की भी हमारे पास इन्वॉल्व थी इसके अंदर। इसके अलावा फार्माकोलॉजिस्ट हमारे पास ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट स्टैटिस्टिशियन, जो हम स्टैटिस्टिशियन का मतलब होता है कि ग्राफ के जरिए जिन्हें हम लोग डेटा को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करें, तो स्टैटिस्टिशियन की जरूरत थी जो रिसर्च की है, इसको हमें ग्राफ के अंदर दिखाना था, ठीक है, तो उस ग्राफ में स्टैटिस्टिशियन की जरूरत थी डेटा को कलेक्ट करने के अंदर। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की, बस बताया जा रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इट ऑफन डिपेंड्स इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च, ये हमारे पास कैंसर रिसर्च थी, इन्वॉल्व ऑन्कोलॉजिस्ट जिन्हें हम कौन सा कॉन्सुलेंट कहते हैं, बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिस्ट एंड
फार्माकोलॉजिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इनकी 3 एग्जांपल्स दी हैं। अब हम एक बार बुक्स रीडिंग कर लेते हैं कि कोई पॉइंट मिस ना हुआ, उसके बाद हम लोग बाकी की 2 एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए हम बुक्स रीडिंग कर लेते हैं। ओके, सो हियर इज द बुक। पेज नंबर 13 का हमारे पास दिया हुआ है, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। Science is a collaborative field in which researchers from various discipline field work together to solve complex problems. Interdisciplinary team can tackle problems more efficiently by leveraging the strengths and expertise of each discipline. It also leads to quicker and sustainable solutions. Let's discuss a few examples of interdisciplinary collaboration in science. ठीक है? Human Genome Project. The Human Genome Project aimed to sequence and map the entire human genome. This project was completed in 2003. It involved researchers from various disciplines including molecular biology, genetics, informatics, and computer science. Number 2, climate change research. Climate change research. Climate change requires collaboration among many disciplines such as atmospheric science, ecology, economics, and sociobiology. Number 3, medical research. Medical research often depends on interdisciplinary collaboration. For example, cancer research involves oncologists, cancer consultant, biologist, biochemist, geneticist, pharmacologist and statisticians. ठीक है, तो ये हम लोगों ने बुक्स रीडिंग कर ली। अब हम चाहे डिस्कशन निकाल सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, उसके बाद हम बाकी की 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चलिए हम अपनी नेक्स्ट 2 ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं, सॉरी 2 एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिनोटेड एज एआई। ओके, अब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी हमारे पास कोलैबोरेशन जरूरत पड़ती है। अब ये हमें लिखा हुआ है कि रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी, इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब उसके अंदर साथ मिलकर काम करने की बहुत जरूरत है। इंटरडिसिप्लिनरी है वो, क्योंकि अगर सिर्फ एक फील्ड का फील्ड के जो रिसर्चर्स हैं वो इसे नहीं कर सकते, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लिश कर ही नहीं सकते। तो ये एक हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है जिसके अंदर डिफरेंट फील्ड जो है आपस में इन्वॉल्व होती है। लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंस, biology, sorry, what are we having, mathematics, इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी बिकॉज जाहिर सी बात है उसके पार्ट्स बनाने के लिए, रोबोट के पार्ट बनाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट्स बनाने के लिए इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस, बिकॉज कंप्यूटर साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोबोटिक्स इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर जिसके अंदर हर चीज का सब जवाब होता है, विच इज वेरी क्विकर। सो कंप्यूटर साइंस में बहुत जरूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, न्यूरोफिजिक्स। न्यूरोफिजिक्स मतलब हमारे फिजिक्स के किस तरह, न्यूरो का होता है दिमाग, ठीक है, तो दिमाग फिजिक्स, न्यूरो फिजिक्स भी हमारा इन्वॉल्व होगी। इसके अलावा फिलोसॉफी, ठीक है। तो हमारा लिखा हुआ है कि इस इन्वॉल्व कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, न्यूरो फिजिक्स एंड फिलोसॉफी। अब ये जो कोलैबोरेशन है, अगर ये कोलैबोरेशन ना होती तो हमारे पास ये अकम्प्लिश नहीं पाता, लेकिन ये कोलैबोरेशन के फवाइद लिखे हुए हैं कि दिस कोलैबोरेशन लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट किसके अंदर, इन रोबोटिक सिस्टम एंड हमारे पास ऑटोनॉमस व्हीकल्स।
मैं बोलूँगी ऑटोनॉमस व्हीकल्स क्या होता है। ऑटोनॉमस व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद चलती है, ठीक है। जो टेस्ला हमारे पास खुद ब खुद चलते हैं, जिनको आप रेस्टोरेंट आइलैंड में आपको अपना स्टीयर भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद चलती है, ऑटोनॉमस व्हीकल्स। एंड रोबोटिक सिस्टम, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, मशीन लर्निंग, मशीन को समझने के अंदर, मशीन को सीखने के अंदर रोबोटिक्स की फील्ड ने और इजी कर दिया, ये जो कोलैबोरेशन थी उन्होंने और इजी कर दिया। इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अगर आपने देखा हो तो अभी हम लोग चैट जीपीटी से उर्दू के अंदर भी बात कर सकते हैं, इवन इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज को प्रोसेस कर सके, समझ सके, तो वो भी इसकी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है। अगर ये कोलैबोरेशन ना होती तो हमारे पास ये सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट नहीं होती, लेकिन इस कोलैबोरेशन ने लेड किया, रोबोटिक सिस्टम के अंदर एडवांसमेंट की, ऑटोनोमस व्हीकल्स में एडवांसमेंट की, मशीन लर्निंग के अंदर, मशीन को सीखने के तौर तरीके को सीखने के अंदर, एंड नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन की लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करने के अंदर, ठीक है। अब रोबोटिक्स हमारी लैंग्वेज कैसे समझ सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह समझ सकते हैं। किसी जो हमारे पास रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया होगा, ठीक है, एक फील्ड का रिसर्चर जो है उसने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हेल्प किया होगा, तो आज ये है हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन, अब जो ना स्पेस एक्सप्लोरेशन है, बस ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं बस क्या है, नासा एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नासा की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो हम लिख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा, नासा का हमें कैपिटल में लिखना है, एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS। नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हमें लिखनी नहीं, ठीक है। नासा एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे पास स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो है, इट इन्वॉल्व साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड। अब ये नासा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर अलग अलग रिसर्चर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, इंक्लूड थे। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोफिजिक्स, and secondly you're having planetary science, biology and medicine, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स हमने एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ा है जो स्टार्स की स्टडी करते हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स के हमारे पास इसके स्टेशन। प्लेनेटरी साइंस क्या होता है, सूरज के बाहर जो पूरा सोलर सिस्टम है वो फील्ड। बायोलॉजी क्यों कि स्पेस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच जाएंगे ना, तो क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी उनको सर्वाइव करने के लिए। मेडिसिन कि अगर कुछ खराब है तो मेडिसिन भी होनी चाहिए, तो ये डिफरेंट फील्ड जो है हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं इस कोलैबोरेशन में। हमारे पास ये हमारे पास 5, ये तो हमारे पास 5 है ना, 7 कहाँ से आ गया, वेल तो अब हम एक बार बुक सेटिंग कर लेते हैं एंड देन हम लेक्चर को खत्म करेंगे आज के। चलें बुक सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर 14, robotics and artificial intelligence. The field of robotics and artificial intelligence (AI) is highly interdisciplinary. It involves computer science, mathematics, engineering, neuroscience, and new science and physiology. This collaboration has led to significant advancement in robotic systems, autonomous vehicles, machine learning, and natural language processing. Space exploration. Organizations like NASA and the International Space Station involve scientists from various fields including
astrophysics, planetary science, engineering, biology, and medicine. These collaboration enable scientists to investigate the कॉस्मोस कॉस्मोस मतलब होता है द होल यूनिवर्स पूरी कायनात तो जो इन्वेस्टिगेशन है ये जो कोलैबोरेशन है हाईलाइट करती है साइंटिस्ट को कि वो पूरी दुनिया पूरी यूनिवर्स को तहकीक कर सकें ठीक है सो ये हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड पढ़ा उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ गया होगा पसंद आया हो तो लाइक करें कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें मुझे बहुत खुशी होगी तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर करना तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़